अगर आप लोग नींबू की खेती करना चाहते हैं और आप लोगों का प्रश्न ये है कि इसकी खेती की शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं या आप लोगों को नींबू की खेती क्यों करनी चाहिए, ये सारी डिटेल हम देने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। आज 16 मार्च 2023 है और इस समय शाम को 5 बजने वाले हैं और आज जो दिन है ये है बृहस्पतिवार और हम अपने खुद के खेत में इस समय नींबू का पौधरोपण कर रहे हैं। तो ये जो नींबू की खेती है हम क्यों कर रहे हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं इधर जो है हमारा गेहूं लगा हुआ है और उस तरफ आप केले की खेती देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो एप्पल बेर की खेती है हम करते हैं। इस समय हम शुरुआत कर रहे हैं नींबू की खेती के बारे में। तो आज ये नींबू की खेती की वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम यहाँ पर पौधरोपण कर रहे हैं और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं कि नींबू की खेती हमको करनी पड़ रही है, तो ये सारी डिटेल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये वीडियो हम पूरी डिटेल के साथ इस वजह से आपको बता रहे हैं कि हम इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं कि जो ये खेत है ये 6 महीने के अंदर हम परिवर्तित कर देना चाहते हैं और जो हमारे पौधे का विकास है ये इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि जो उस पर फूल और फल आने वाले हैं ये भारी संख्या में आए। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 2024 में हम इसका जो कमर्शियल लेवल का प्रोडक्शन होता है ये कर पाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नींबू की खेती होती है ये हम क्यों करने जा रहे हैं। देखिए जो नींबू की खेती होती है यह बागवानी के अंतर्गत आती है और बागवानी के अंतर्गत जो भी फसलें होती हैं वह अनाज दलहन तिलहन की जो अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन होता है वह ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ इसमें है कि बाज़ार में जो बागवानी वाली फसलें होती हैं उनका अन्य फसलों की अपेक्षा जो रेट होता है यह ज़्यादा स्थिर होता है। और जो तीसरा कारण है वह होता है कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग इफ़ेक्ट आजकल फसलों पे पड़ रहा है, तो जो बागवानी वाली फसलें होती हैं उन पे जो प्रभाव होता है ये कम पड़ता है और जो बागवानी वाली फसलें आती हैं ये लो मेंटेनेंस या जो इनमें लागत होती है यह कम आती है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से हम यहाँ पर नींबू की खेती करने जा रहे हैं। अब अगर आप लोग नींबू की खेती करने जा रहे हैं तो अगला जो प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है ये है कि इसके लिए जो जलवायु होती है और जो मिट्टी होती है यह किस तरीके की होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र से हैं तो आप भारतीय जलवायु में चाहे जहाँ पर भी जो नींबू की खेती होती है इसको कर सकते हैं। अब बात रहती है इसकी मिट्टी की। तो देखिए जितनी ही ज़्यादा आपकी मिट्टी उपजाऊ होगी आपका जो उत्पादन होता है यह उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है और बलुई दोमट मिट्टी है, इत्यादि प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें आप लोग आराम से जो नींबू की खेती होती है इसकी खेती कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये आता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वजह से कि जब भी कोई किसान भाई नींबू की खेती करने जाते हैं तो वैरायटी का जो सिलेक्शन होता है उनको ज़रूरी हो जाता है। वैसे अगर आप मार्केट में रिसर्च करने जाएंगे तो आप लोगों को तमाम तरह की यहाँ पर वैरायटियाँ मिलती हैं कि इसको लगा दीजिए उसको लगा दीजिए। पर अगर आप लोग भारतीय क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो बेहतर माना जाता है वह कागजी नींबू को माना जाता है। तो हम यहाँ पर जिस नींबू की वैरायटी का पौधरोपण करने जा रहे हैं यह 12 मासी कागजी नींबू है जिसको हम यहाँ पर पौधरोपित कर रहे हैं। अब अगला जो प्रश्न आप लोगों का होता है वो ये है कि जो खेत की तैयारी होती है इसे हमें किस तरीके से करनी चाहिए और खेत की तैयारी के समय हमें कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोगों का जो खेत है ये समतल नहीं है क्योंकि यह एक बहुवर्षीय खेती है तो आप लोगों को दोबारा इसमें खेत समतल करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से खेत की तैयारी के समय ही अगर खेत समतल नहीं है तो उसे समतल कर लेना चाहिए और खेत समतल हो जाने के बाद उसकी आप लोगों अच्छे से एक बार जो कल्टीवेटर होता है उसकी सहायता से जुताई कर दीजिए और उसके बाद आप लोग रूटावेटर लगा करके जुताई कर दीजिए। जो आपका खेत होता है ये तैयार हो जाता है। अब अगली जो बात आती है वो ये है कि जो खेत की तैयारी के समय हमें फर्टिलाइज़र या उर्वरक डालना चाहिए वह कौन से उर्वरक होते हैं। तो देखिए जो नींबू का पौधा होता है ये काफ़ी दूर लगाया जाता है। तो इस वजह से जो भी हम यहाँ पर उर्वरक देंगे चाहे वह रासायनिक हो या ऑर्गेनिक हो हमें प्रति पौधे देना है। तो इस वजह से खेत की तैयारी के दौरान हम पूरे खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक नहीं देते हैं। अगर पूरे खेत में देंगे तो जो घास होती है वह उस उर्वरक को उठा करके बहुत ज़्यादा विकास करेगी जिससे जो कीट पतंगे रोग हैं यह हमारी नींबू की फसल को प्रभावित करेंगे। तो इस वजह से जो उर्वरक होगा वह प्रति पौधे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रति पौधे उर्वरक दिए जाते हैं यह कौन से दिए जाते हैं और कितनी मात्रा में दिए जाते हैं। तो देखिए जो प्रति पौधे उर्वरक दिया जाता है उसमें आप लोगों का सिंगल सुपर फास्फेट
30 ग्राम, जो आपकी पोटाश खाद आती है वह 25 से 30 ग्राम, और जो यूरिया आती है यह 20 से 25 ग्राम प्रति पौधे आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो वह 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, जो कि 3 किलो की आप प्रति पौधे मात्रा ले करके जहाँ पर हमें पौधे लगाने हैं, जहाँ पर हम मार्किंग किए होते हैं, वहाँ पर डाल करके हम मिला देते हैं, और उसके बाद जो पौधा होता है इसको लगा करके फिर पानी दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पौधे की रोपाई चल रही है, यह हम यहाँ पर जो दूरी रखे हुए हैं, क्योंकि यह एक बहुवर्षीय फसल है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह दिनों दिन विकास करता जाएगा। तो हम जो अपने पौधे की रोपाई कर रहे हैं, यह 15 बाई 18 फीट की दूरी पे हम पौधरोपण कर रहे हैं। जो पौधे से पौधे की दूरी है, यह हम 15 फीट रखे हुए हैं, और जो लाइन से लाइन की दूरी है, इसको 18 फीट रखा गया है। अब यह दूरी इस वजह से रखी गई है ताकि हमें बाद में इसकी देख-रेख करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके, क्योंकि इसमें जो काँटे होते हैं, वह थोड़ा-सा मेंटेनेंस करने के दौरान दिक्कत करते हैं, तो इस वजह से हमें पर्याप्त जो दूरी है, यह बना कर के रखनी चाहिए। अगर आप लोग पौधे लगाने जा रहे हैं तो 12 बाई 15, 15 बाई 18 या 20 बाई 25 या 20 बाई 20, इस तरीके की दूरी जो होती है, किसान भाई इन पे अपने पौधे लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग करने के पश्चात जो है हम यहाँ पर जो है इस तरीके से छोटा-सा एक गड्ढा बनाते हैं, और गड्ढा बनाने के पश्चात हम यहाँ पर जो पौध है, इसको डाल कर के अच्छी तरीके से मिट्टी को फिर दबा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो पानी होता है ये दे दिया जाता है। अच्छा, हम आप लोगों को बताते चले कि इस खेत में हम पहले ही जो तरबूज की खेती होती है इसकी शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पर इसके आप लोग पौधे भी देख सकते हैं, और ये जो पौधे हैं, नालियाँ हैं, पहले ही बन चुकी हैं, तो इस वजह से जो हमारी नींबू की दूरियाँ हैं अलग-अलग थी। तो अब गर्मी का मौसम आ गया है, जब हम इसकी रोपाई कर रहे हैं तो मार्च का महीना चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम पर्याप्त पानी नहीं दे पाएँगे, तो जो हमारे पौधे का विकास होता है यह सही से नहीं हो पाए। तो इस वजह से जो हमारी तरबूज की नालियाँ हैं, वहाँ से हम कट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो आप लोग देख सकते हैं। अब जब भी हम अपने तरबूजे को पानी देंगे, क्योंकि तरबूज को जो पानी दिया जाता है, थोड़े-थोड़े अंतराल पे दिया जाता है, तो हमारे नींबू के पौधे को भी जो पानी है, यह पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, और ये जो नींबू का पौधा है, अच्छी तरीके से विकास करेगा। तो इस तरीके से हम गोल घेरा बना करके जो नाली है, उससे जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरीके से नींबू के पौधे को पानी मिलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके का हम आइडिया यहाँ पर निकाले हुए हैं, और जब हमारी तरबूज की फसल समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर जो भी नालियाँ बनाई जाएँगी वह नींबू की खेती के हिसाब से बनाई जाएँगी, और उसके बाद जो यहाँ पर फसलें लगाई जाएँगी वह नींबू के हिसाब से लगाई जाएँगी। तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर पौधरोपण किए हैं, और आप लोगों को पौधरोपण करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो वीडियो है, हम इसमें बता चुके हैं आप लोगों को कि हम बागवानी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, तो पर ऐसा नहीं है कि जो सब्जियों की खेती होती है हम इसे छोड़ दिए हैं। देखिए, जो सब्जी की खेती है उसके साथ अगर हम बागवानी भी लेकर के चलते हैं, तो जो स्टेबिलिटी होती है हमें ज़्यादा मिल जाती है। कभी भी मौसम की मार होती है या कुछ और आपदाएँ आती हैं, तो उसमें हमें थोड़ा-सा ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं खुद को स्थिर रखने के लिए। तो ये वीडियो थी नींबू की खेती के ऊपर। अगर आप लोगों को इससे संबंधित या अन्य खेती से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।